जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब के जो अल्फाज थे उसके भी शुक्रगुजार हूँ। एक करेक्शन करना चाहूँगा कि इस बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। और मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा, मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फ़ख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है। और जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है ये पिछले 2 महीने में, इस पे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। जी प्लीज। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वत्तु इज़्ज़ु मंतशा वत्तु ज़िल्लु मंतशा, और जितना हमने अपना पार्लियामान का इज्जत रखा है, अपना दस्तूर का इज्जत रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज्जत रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब है। जहां तक इस आइन साजी की बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जनाब स्पीकर, मेरे लिए अगर मैं कुरान पाक के बाद किसी किताब को मानता हूं तो वो पाकिस्तान की दस्तूर है, पाकिस्तान की आइन है, हमारा इस्लामी वफाकी जमहूरी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त मैं याद दिलवाना चाहूंगा कि उन जमानों में भी जमाते उलमा इस्लाम उन बेंचेस पे बैठे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बेंचेस पे बैठे थे, और उन जमानों में भी सियासी इख्तलाफ था, अरूज पे था। अगर आजकल के सियासतदान, आजकल पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि जो वजीर आजम साहब और आज का कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान इख्तलाफ, सियासी जो पोलराइजेशन हुआ है, वो कोई अरूज पे है, तो याद रखना चाहिए कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आज़म था और जमाते उलमा इस्लाम के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ था, तो तब भी हमारा सियासी इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ अरूज पे था। मगर जब पाकिस्तान की बात आती थी, जमहूरियत की बात आती थी, आइन साजी की बात आती थी, तो हम सारे इख्तलाफात भूल के एक मेज पे बैठ के इत्तेफाक कायम करके सरजमीन बेआइन को अपना आइन दिलवाया था। हमने 18वीं तरमीम के वक्त उस दौर के सियासी हालात के मुताबिक सियासी इत्तेफाक राय पैदा करके, तारीखी आइन साजी करके, जो हमारा आइन में तमाम काले कवानीन थे, आमिर के डले हुए जज साहिबान की इजाजत के साथ, वो तमाम काले कवानीन को हमने
अपना आइन से निकलवा दिए, और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। लेकिन सियासतदान के इम्तिहान ही यही होता है कि जितना आपको स्पेस मिलता है, आप उस स्पेस पे कितना खेल सकते हो। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप का जो हालात है वो आपके सामने है, जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है उनसे हमारा बाकायदा राब्ता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता। इस हालात में जितना इत्तफाक राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तफाक राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे, ये भी इनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा, इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के, या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है, और हमारे भाई वो दे या ना दे ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे, वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम ये जरा देखें, गौर करें
कि पाकिस्तान की जी प्लीज। जहां तक जनाब स्पीकर, जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब बात। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूंगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये ट्रेजरी साइड से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल जियाउल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आईन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58 2B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, यह है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर
हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं, मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं जनाब स्पीकर। अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, दांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनकी इनपुट के बाद हटाए गए। इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दे? आप हमारा वज़ीर आज़म को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने 58(2) भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58(2) भी वापस अपने पास ले लिया। हमने अदम एतमाद को वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वजीर आजम को हटाना। तारीख में पहली बार हम वो हमारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और अदालत एक गैर आईनी 63A के फैसला के थ्रू हमसे वो इख्तियार छीनते हैं, अदम एतमाद का शर्त को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वजीर आजम को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वजीर आजम को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते? हम पे फर्ज था, हमारा ये जिम्मेदारी था बेहैसियत सियासतदान, बेहैसियत पार्लियामान के मेंबरान, कि हम अपना हाउस का, पार्लियामान का अथॉरिटी असर्ट करते और वो जो गैर जमहूरी अमल था जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू उसको टेस्ट करने की कोशिश की। और हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स के 2-3 ही कंपोनेंट्स है जनाब स्पीकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत। इस पे जनाब स्पीकर बहुत ही तंकीद हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि
ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आइन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बीज बोया, यह सोच रखा। उसके बाद जस्टिस डुराब पटेल साहब ने, जनाब स्पीकर, और जस्टिस डुराब पटेल साहब के बारे में मैं ऑनरेबल हाउस को याद दिलवाना चाहूंगा कि जस्टिस पटेल साहब ऐसे मुंसिफ था जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में एक जस्टिस था, जज था, और जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डुराब पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। और जस्टिस डुराब पटेल को, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उसके दरमियान में जनरल जिया उल हक का पीसीओ था। अगर जस्टिस डुराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस डुराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस डुराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। ये होता है असल, ये असल रोल है हमारा अदालत का, हमारा मुंसिफ का। और वही जस्टिस डुराब पटेल ने फिर इसके बाद एचआरसीपी का बुनियाद रखा। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। उसी सोच को आगे लेके चलते हुए हमने 2006 में आपस में यह तय किया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फिर एपीडीएम के प्लेटफॉर्म में तमाम सियासी जमातें जो उस तरफ बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हो, तमाम जमातें, अगर एआरडी के हिस्से नहीं थे तो एपीडीएम के हिस्से तो थे। और एपीडीएम में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश हुआ और उनके तमाम मेंबर्स ने उस वक्त उस डॉक्यूमेंट का हमायत किया। मतलब 2006 में हम दोनों में ने और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। कहानी वहां भी रुकता नहीं सही। उसके बाद भी 2008 से लेकर 13 तक हमने तमाम कोशिश की। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो धमकी दी कि आपकी पूरी की पूरी 18वीं तरमीम, जो 2 दहाई ने इस हाउस की कुल तादाद की हमायत हासिल थी, जिस पे तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया
जिसके लिए मेरी जमात ने 30 साल सियासी जद्दोजहद लड़ी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, इसलिए कि हमने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स होना चाहिए। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी और जुडिशल रिफॉर्म्स का रास्ता तब रुक गया। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में आईनी अदालत बनाने का वादा, 2022 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक मैंने किया, एक जस्टिस फायज ईसा साहब ने किया। उसी कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की हमायत किया, और क्यों हमायत की? ताकि पाकिस्तान का अथॉरिटेरियन अदालत का वाहिद हल उस सिविल सोसाइटी का बैठक ने यह समझा कि आईनी वफाकी अदालत है। और अगर उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अगर आईनी अदालत नहीं तो कम से कम हमें आईनी बेंच दे दे। 2023 अगस्त जनाब स्पीकर, सिविल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर बाबर और इनका पीटीआई का सेनेटर भी उसी बैठक में मौजूद थे। वो डॉक्यूमेंट आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 का नाम पे मौजूद है। उसमें भी उनका पहला मुतालबा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अंदरूनी मिशन पूरा करो, वफाकी आईनी अदालत बनाओ। 2024 में मेरे पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है। अब मैं पूछता हूं कि यह नई बात है जनाब स्पीकर, हमने जल्दबाजी की, हमें अभी यह पॉइंट याद आया? नहीं जनाब स्पीकर, यह जद्दोजहद, ये सोच कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक ये डिबेट रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम वो मिशन पूरा करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदालत में हम वो डेवोल्यूशन, वो डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की आम आदमी को फौरी और जल्दी इंसाफ मिलेगा, मगर जनाब स्पीकर, सियासत, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सियासत में जिद नहीं हो सकता। अगर हम अपने जिद पे कायम रहेंगे तो कामयाबी मुश्किल होगा। तो जब आईनी अदालत पे इतना तंकीद हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा, पीटीआई का मुतालबा मानते हुए आईनी अदालत को छोड़ दिए और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose, तो चाहे वो आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, पाकिस्तान की अवाम का काम होने जा रहे हैं। इससे भरा काम मैं समझता हूं जनाब स्पीकर वो ये कि हम अपना वफाकी अदालत को बराबरी का नुमाइंदगी दे रहे हैं तमाम सूबे को, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने जब 1973 की आइन बनाया तो तब हमने चारों सूबों कायम की। चारों सूबों कायम करते हुए हमने नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारा वफाक का नुमाइंदगी करता है और बराबरी की बुनियाद पे करता है। मगर हमने ये काम अब अपना अदालत में भी कर दिया। जब हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान को नेशनल असेंबली को अंडरमाइन कर रहे हो, बेइख्तियार बना रहे हो। सब मान चुके हैं
कि इस कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला वैसे ही बराबरी के बुनियाद पे जो वफाकी अदालत बनेगा, वफाकी बेंच बनेगा, वो पाकिस्तान का चारों सूबों की जो काम हमने सेनेट में किया, पार्लियामान में किया, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला अपने अदालत में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो जुडिशल रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम के हाँ, सब अपने हैं और इन सब का रिश्ता और मजबूत करता है बैंक इस्लामी। आए इंसानियत को सूद से बचाएं। ये तो होता नहीं है, लेकिन यह उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। ये समझते हैं कि हम ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये